हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्यूरोक्रेट्स ब्लूप्रिंट। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मंथली मैगजीन सितंबर मंथ का विजन आईएएस का। और इस वीडियो को हम सेग्रीगेट करके नहीं अपलोड करेंगे, एक सेपरेट सेगमेंट के तरीके से अपलोड करेंगे। लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस सबसे पहले करेंगे, और सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, और देन इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड देन सोशल इश्यूज। इस तरीके से करके हम वीडियोस को अपलोड करते जाएंगे। और हाँ, लास्टली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, कल्चर एंड स्कीम्स इन न्यूज़, ये जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनका एक सेग्रीगेट करके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम सही तरीके से पढ़ सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। तो यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल ही ऑब्जर्व किया होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लाइक द वे पॉलिटिक्स इज गोइंग थ्रू इन इंडिया। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन तो एक सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रखा है, क्रिमिनलाइजेशन हो रखा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोगों में जो एमपीज एंड एमएलएज और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका कहीं ना कहीं तरीके से एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस को हम लोग ऐसा ही ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या इशू है, इस टाइम पे क्या रेज किया है। तो है रिपोर्ट बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये है एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्या है? ये एक है नॉन पार्टीशन एनजीओ है, एक मतलब मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक। ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर जो है, एक एनजीओ है जो किस तरीके से वर्क करता है। वो एक गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और जो इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और क्रिमिनलाइजेशन को बंद करने के लिए पॉलिटिक्स में ये एक मुद्दा उठाते हैं और ये कोर्ट में केसेस को ले जाते हैं। तो ये क्या है स्पेसिफिकली? ये एक एनजीओ है। ओके, होल्ड ऑन। तो ये क्या है? एक एनजीओ है। एंड व्हाट इट हैड फाउंड, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर। I would be substituting the Association of Democratic Reform into ADR next time. Okay, has found that 47% of ministers in India, including in union cabinet and state cabinets, have declared. Hold on. Yes, that had declared the criminal cases against themselves, and out of which 27% are of serious nature. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 47% ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंडिया, कि 47% जो मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है? किसी न किसी तरीके से क्रिमिनलाइजेशन रहा है उनके बैकग्राउंड में, और वो उन्होंने कोई क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। इंक्लूडिंग यूनियन कैबिनेट एंड स्टेट कैबिनेट्स, मीन्स की यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं और स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर इंक्लूडिंग करके ये टोटल 47% लगा हुआ है। And have declared criminal cases against themselves, out of which 27% are of serious nature. What does it mean? कि 27% out of 47% of the ministers वो क्या है, बिल्कुल ही सीरियस नेचर के हैं। लाइक डेथ हो गया, मर्डर हो गया, रेप केसेस हो गया। तो इस टाइप के जो केसेस हैं, इस टाइप के सीरियस हीनियस नेचर के हैं वो। आगे क्या देखते हैं? कॉजेज ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, इसके कॉजेज क्या है, उसके ऊपर गो थ्रू करते हैं हम। So what does it refer? Criminalization of politics refers to the entry and participation of persons with the criminal background in the political and electoral process. Already explain कर दिया है कि जो persons होते हैं, जो politicians होते हैं, ministers होते हैं, उनका criminal background रहा है। These cases include politico-criminal nexus. Criminals enter politics to gain immunity, legitimacy, while politicians and parties use them for their muscle and financial power, creating vicious cycle of mutual benefit. So what does it mean? कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो किस में एंटर करते हैं? पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। और किस चीज़ के लिए एंटर करते हैं? टू गेन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी फ्रॉम व्हाट? ताकि वो क्या बोलते हैं, उनके ऊपर जो केसेस पड़े हुए हैं वो उससे इम्यून हो जाएं और कोर्ट से क्या हो जाएं, निकल जाएं, बेल आउट हो जाएं। इसलिए वो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और लेजिटिमेसी गेन करने के लिए कि हाँ, अब मैं निकल गया हूँ कोर्ट के केसेस से, क्या हो गया है कि अब वो निकल गए हैं इस तरीके से। तो क्या बोलते हैं, जब उनके पास पर्सनल एक पावर होती है, अगर वो गवर्नमेंट में रहते हैं, तो उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है कि ऑलरेडी जो एमपीज एंड एमएलएस होते हैं वो इम्यून होते हैं ये क्रिमिनल केसेस से, रादर देन एक नॉर्मल सिटीजन जैसे होते हैं, तो वो इम्यून होते हैं। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं। एंड पार्टीज यूज देम फॉर देयर मसल एंड फाइनेंशियल पावर।
और जो पार्टीज होती हैं इन पॉलिटिशियंस को किस तरीके से यूज किया जाता है, मसल एंड फाइनेंशियल पावर, क्योंकि जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होता है उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग रही होती है। एंड नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम, होल्ड ऑन, यस, वोहरा कमेटी रिपोर्ट, होल्ड ऑन, यस, Vohra committee reports in 1993. What does it said? Highlighted that the nexus of politicians, criminals and bureaucrats in the Indian administrative and political setup. So यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक नेक्सस बन के रह गया है पॉलिटिशियंस का, क्रिमिनल्स का और ब्यूरोक्रेट्स का। ये एक ट्रायोलॉजी है इन तीनों का, जो इनका नेक्सस बन के रह गया है, ताकि ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करते रहें और इनकी पॉलिटिशियंस की जो बैकग्राउंड है और क्रिमिनल्स का जो बैकग्राउंड है और जो ब्यूरोक्रेट्स का बैकग्राउंड है, ये तीनों एक साथ में नेक्सस बनाकर चल रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? Winnable candidates. ADR data. What does ADR data of 2024 suggested? That indicates that success rate of candidate with criminal cases are 15.3, while the candidates without any criminal cases had a much lower success rate of 4.4. So what does it mean? कि 15.3% वो लोग सक्सेस हो रहे हैं जिनके पास में क्रिमिनल केसेस हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में एंटर कर पा रहे हैं, वाइल जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिमिनल केसेस का, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 4.4% क्या हो रहे हैं, एंटर हो पा रहे हैं पॉलिटिक्स में। अब इसका रीजन क्या है, आगे देखते हैं हम। हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, लाइक इलेक्शंस जो होते हैं यहाँ पर उसके जो एडवर्टाइजिंग वाली होती है, हर एक चीज़ें होती हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है, बहुत ही हाई कॉस्ट लगता है, फाइनेंसेस लगते हैं। सो टू फंड इलेक्शन कैंपेन्स, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज ऑफन रिलाई ऑन ब्लैक मनी। ऑब्वियसली ब्लैक मनी पे रिलाई करते हैं जो पार्टीज होते हैं और कैंडिडेट्स होते हैं, तो इतने पैसे फंडिंग तो एक नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड के पास में जो एक पर्सन रहता है, काफ़ी कम चांसेस होता है उनके पास हो, एज कंपेरिजन टू द पर्सन हु हैव ग्रेटर क्रिमिनल बैकग्राउंड। फिर यहाँ पर क्या है, सेकंड क्या है, होल्ड ऑन, स्लोअर जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ का इंडिया का आप सब लोग जानते ही होंगे कि जस्टिस सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो है, और वहाँ का कन्विक्शन रेट क्या है, पुअर कन्विक्शन रेट बहुत ही स्लो है। कोर्ट में केसेस चले जाते हैं और वो पेंडिंग ही चलते रहते हैं, काफ़ी सालों तक चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को और जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के पर्सन हैं उनको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं और वो बेल आउट पे बाहर रहते हैं। MPs एंड MLAs कपल्ड विथ ट्रायल डिलेज, देखिए ये दिखा रहा है ना, ट्रायल डिलेज, ट्रायल जो होता है उनका काफ़ी उसमें डिले होता है, तो वो बाहर ही रहते हैं और उनके जो भी उनका मोटो होता है, वर्क होता है, वो चलता रहता है। डज नॉट डेटर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम गिविंग टिकट्स टू कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। सो व्हाट डज इट मीन्स दैट जो कैंडिडेट रहते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको टिकट्स नहीं देने चाहिए, ताकि जो एक एथिकल मैनर में जो इलेक्शन होते हैं और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होकर आते हैं, नॉट सेलेक्टेड, जो इलेक्ट होकर आते हैं पार्टीज में, वो इस तरीके से ना आए। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दे रहा है, 55% राइज इन द MPs विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड सिंस 2009 अकॉर्डिंग टू द ADR रिपोर्ट ऑफ 2024, कि 55% राइज हुआ है MPs में जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड में रहा हुआ है, मीन्स जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा रहा हुआ है, और उसमें 55% राइज हुआ है एज कंपेरिजन टू द 2009। Moving on to the next topic, hold on, yes। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सॉरी, यस, इलेक्शंस ऑफन प्रायोरिटाइज कास्ट रिलीजन ओवर क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो इलेक्शन इंडिया में ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि काफ़ी कास्ट और रिलीजन पे जो वोट होते हैं, और जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन टू रिड्यूस द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, तो फिर मेंस में काफ़ी ज़्यादा इसमें टॉपिक मिल जाते हैं लिखने के लिए, इसमें एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं ना मेंस में लिखने के लिए, कि क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं रिड्यूस करने के लिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन? So Representation of Peoples Act 1951. According to this act, let us see, disqualification under Section 8. So there is a Section 8 of Representation of Peoples Act 1951. Individuals convicted of a heinous crime or sentenced for 2 years or more faces disqualification. तो कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी पॉलिटिशियंस है, वो क्या है, अगर कन्विक्ट होते हैं किसी भी हीनियस क्राइम में, जिसकी जो सजा होती है वो 2 ईयर्स हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो वो क्या कर दिए जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं उस पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, तो वो वहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। एंड सेक्शन 11 ऑफ दिस RPA 1951 एक्ट, व्हाट डज इट सेज, गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो व्हाट डज इट से, कि सेक्शन 11 ऑफ RPA 1951 जो है वो
क्या बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये अथॉरिटी है कि जो उनके क्या है, जो उनको इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है या फिर जो सेंटेंस मिला हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए, टाइम पीरियड जैसे 2 इयर्स का मिला हुआ है तो उसको रिड्यूस करने के लिए तो एक अथॉरिटी मिली हुई है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिड्यूस कर सकते हैं उस मिनिस्टर का इम्प्रिजनमेंट, to reduce the disqualification period of the Prem Singh Tamang. So gives the election commission power to remove or reduce the period of the disqualification. The power was utilized in September 2019. ये तो एक बिल्कुल केस बता रहा है, ये प्रैक्टिकल केस बता रहा है। पर सेक्शन 11 के साथ क्या मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वो किसी भी पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स को अगर कुछ सेंटेंस किया गया है किसी क्राइम में, हीनियस क्राइम में या किसी भी टाइप के क्राइम में, तो उस टाइम पीरियड को उसको रिड्यूस कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, तो रिसेंट इनिशिएटिव्स, तो यहाँ पे रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिया गया है ये देखते हैं। 130th Constitutional Amendment Bill seeks to amend Article 75 and 164 to propose that the minister arrested and detained for 30 consecutive days for an alleged offence punishable with imprisonment of at least 5 years shall be removed from the office। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिकली अभी रिसेंट की करंट की न्यूज़ है, आप लोगों ने जानते भी होंगे कि सी आर्टिकल 75 एंड 164 ये बेसिकली क्या बताता है, किसी भी इंडियन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहाँ के अकाउंटेबल होते हैं, लोकसभा के। ओके, और ये जो 164 बता रहा है वो किसके अकाउंटेबल होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने एक छोटा सा ब्रीफिंग में दे दिया यहाँ पर, प्रोविजंस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो यहाँ पर वही जो होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होल्ड, हाँ, सो यहाँ पर क्या, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्टिकल 175 में और आर्टिकल 164 में इन दोनों में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है। और अमेंडमेंट करके क्या कर दिया जाएगा कि कोई भी अगर मिनिस्टर है वो डिटेन कर लिया जाता है 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए अगर वो अपने पोस्ट पर नहीं है, तो एलिजिड ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। जिस जिस भी केसेस में अगर उसको अरेस्ट किया जाता है और जिसका पनिशेबल ऑफेंस क्या है, इम्प्रिजनमेंट का एटलीस्ट 5 ईयर्स है, तो उसको उस पोस्ट से वहाँ से हटा दिया जाएगा विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज मीन्स कि 30 कंसेक्यूटिव डेज अगर वो अपने पोस्ट पर नहीं है तो उसको उस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, होल्ड ऑन, यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये बता रहा है। ये बहुत एक अच्छा पॉइंटर है जो आप पॉइंटर्स को मेंस में सीधा सीधा इसके आंसर राइटिंग में आप सीधा नोट कर सकते हो, मीन्स पॉइंटर बना के लिख सकते हो। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एरोड्स पब्लिक फेथ इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, पब्लिक का फेथ वहाँ से रिमूव हो जाएगा, एरोड हो जाएगा और इसकी क्रेडिबिलिटी भी लॉस हो जाएगी ना डेमोक्रेसी की। एंड सेकंड क्या है, लॉ ब्रेकर्स एज लॉ मेकर्स। मीन्स कि जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं वही लॉ बना रहे हैं, मीन्स जो लॉ मेकर हैं वही लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। और क्रिमिनल्स इन पावर मैनिपुलेट लॉज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट के लिए क्रिमिनल्स जो होते हैं जो पॉलिटिक्स में हैं ऑलरेडी, वो क्या कर देंगे, लॉ को मैनिपुलेट कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगे ताकि वो किसी भी केस में न फंस जाए। और यहाँ पर क्या बता रहा है, अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो भी तो अनफेयर हो रहा है ना। क्रिमिनल कैंडिडेट्स डिस्टॉर्ट्स द इलेक्टोरल कंपटीशन लिमिटिंग द चॉइस अवेलेबल वोटर्स। व्हाट डज इट मीन कि जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं, एंड लिमिटिंग द चॉइस अवेलेबल टू द वोटर्स। तो जब वोटर्स के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा वोट करने को, जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पर खड़े हैं सभी के पास में क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वोटर्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है वोट करने का, वो किसी न किसी को तो देगा ही। और अल्टीमेटली अगर वो नोटा को भी देता है तो नोटा की तो कोई वैल्यू है नहीं अदर देन काउंटिंग, क्योंकि जो वोट पाएगा वो ऑलरेडी बन जाएगा, जो मेजोरिटी वोट पाएगा अदर देन नोटा। और यहाँ पर थर्ड पॉइंटर क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। तो करप्शन को क्या कर दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया जा रहा है। इनकरेजेस सिस्टमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। व्हाट डज इट मीन कि सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया जा रहा है करप्शन को, क्योंकि सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सारे के सारे नहीं बोल सकते हैं, जितना भी हम लोगों ने ऊपर दिखाया हुआ था कि 15.3%, हियर इट इज। तो 15.3% क्या हो रहा है, क्रिमिनल चार्जेस जिनके पास में है उनका सक्सेस रेट है एज कंपैरिजन टू द 4.4% विद नो क्रिमिनल चार्जेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स।
तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उनका क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आया हुआ है उनके अगेंस्ट में, उनके फेवर में, वो देखते हैं हम। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर, वही जो एनजीओ है जो नॉन पार्टीशन है, उनका एक केस है, वो देखते हैं। डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन, ये क्या बोलते हैं कि कोर्ट का जजमेंट है। डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सिक्योर एफिडेविट्स फ्रॉम द कैंडिडेट डिटेलिंग ऑल द पास्ट और डिपेंडिंग ऑन पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस, सॉरी, यस। यहाँ पर क्या है, जिनके पास में पिछला कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस है या फिर कन्विक्शन है या फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अवॉर्ड किया गया है, उनके बारे में सारे भी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो इलेक्शन कमीशन को क्या करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, एफिडेविट लेना होगा सभी कैंडिडेट्स का, जिन उनकी डिटेलिंग लेनी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट के रूप में, जिनका भी कोई भी पास्ट में क्रिमिनल चार्जेस हैं। और सेकंड में क्या बता रहा है, लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है इसकी। तो immediate disqualification for sitting legislator convicted and sentenced for 2 or more years of imprisonment. What does it mean? कि कोई भी legislator है अगर वो convict हुआ है या sentence हुआ है 2 या फिर more years के imprisonment में, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, immediate disqualification कर दिया जाएगा। What does it mean? Immediate disqualification, इसका मतलब ये है कि लिली थॉमस केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कर दिया गया था कि जितने भी कोई भी अगर सिटिंग लेजिस्लेटर है और वो कन्विक्ट हो गया है और या फिर सेंटेंस मिल गया है उसको, तो उसको क्या होगा, जिस सेंटेंस का क्या होगा, 2 और मोर इयर्स का सेंटेंस अगर होगा तो उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस पोस्ट से। और यहाँ पर थर्ड केस क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। Political parties publish the criminal record of their candidates on their website, social media and local newspaper। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना होगा, अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे और लोकल न्यूज़पेपर में। उनको क्या करना होगा, ये पब्लिश करना होगा, बट ऐसा होता तो है नहीं, बिल्कुल ही ये आइडियल सिचुएशन है। ओके, एक लिली थॉमस के बारे में अभी एक और केस है। लिली थॉमस का केस क्या था, दैट लिली थॉमस वाज अ पर्सन who filed a PIL in the Supreme Court in 2005, and the Supreme Court held the Section 8 Clause 4 as constitutionally valid, saying that the intention of Section 8 Clause 4 was to avoid by-election and ensure political stability. So it could be understood that the decision of the court failed to address the issue of criminalization of politics through the misuse of Section 8 Clause 4. Again in 2013, Lily Thomas filed again the petition to Supreme Court demanding scrapping of Section 8 Clause 4 in 2013. So scrapped in 2013 Supreme Court. What does Supreme Court that Supreme Court scrapped Section 8 Clause 4 on the basis of impact test. Let me write over here, impact test. Here it is. So what does Supreme Court scrapped Section 8 Clause 4 on the basis of impact test? The court believed that the impact of Section 8 Clause 4 was encouraging criminals in the politics. Okay, moving on to the next topic, way forward. What are the way forwards of all these problems? Means solution. Enhanced penalties for false affidavit. If someone is filing the affidavit with false claims, then there should be penalties with enhanced amount. Okay, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, द पनिशमेंट और फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट रिकमेंडेड बाय द 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2014। इसको कोट कर सकते हैं हम आंसर राइटिंग में। होल्ड ऑन, यस। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि पनिशमेंट किया जाएगा उनको जो कोई फॉल्स क्लेम करता है एफिडेविट में, ये किसके द्वारा दिया गया है, 244th लॉ कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है। अगर कोई भी कैंडिडेट फॉल्स क्लेम करता है एफिडेविट में तो उसको एक इनहेंस पेनल्टी दिया जाएगा, should be enhanced minimum of 2 year imprisonment for this offense should also be made on the ground of disqualification। तो अगर कोई फॉल्स क्लेम करता है तो उसको क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा ऑफ मिनिमम 2 year imprisonment एंड दिस ऑफेंस शुड आल्सो बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। और इस ऑफेंस को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस। हाई कोर्ट शुड सेट अप द डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस टू हियर पिटीशन थ्रू डे-to-day trial ensuring timely conviction before disqualification of candidate।
तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई होने से पहले हाई कोर्ट को क्या करना होगा, एक फास्ट एंड स्पीडी ट्रायल के लिए क्या करना होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल्स को हियर करना पड़ेगा ताकि उस केस की एफिशिएंसी बढ़ जाए और जो टाइमली कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ताकि जो डिस्क्वालीफाई हो रहे कैंडिडेट उनका टाइमली कन्विक्शन हो सके। रिव्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। Hold on. So conviction for serious crime should be kept out of the election commission power to reduce the power of disqualification। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कन्विक्शन होता है सीरियस क्राइम्स के लिए, इसको इलेक्शन कमीशन के पावर को रिड्यूस करने के लिए उनके सेंटेंस को वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ये पॉलिटिकली मैंडेट हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं और जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं। इसलिए इसको इलेक्शन कमीशन के परव्यू से रिमूव कर देना चाहिए। ये क्या है, सेक्शन 11 ऑफ आरपीए 1951 का एक रिकमेंडेशन है। कन्विक्शन फॉर सीरियस, व्हाट इज इट रिटन, कन्विक्शन फॉर सीरियस क्राइम्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द इलेक्शन कमीशंस पावर टू रिड्यूस द पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है कन्विक्शन पे किसी भी मिनिस्टर्स के, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उनके पावर को रिड्यूस किया जाता है, उनके सेंटेंस को, तो वो किसके परव्यू में आता है, इलेक्शन कमीशन के परव्यू में आता है। तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए और इसको करना क्या चाहिए कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करना चाहिए। Means so, election commission should not act as quasi judicial or judicial body. Moving on to the next topic, financial and transparency reform. Political parties should be brought under the RTI Act RTI Act 2005। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ पे ले आना चाहिए, RTI Act 2005 के परव्यू में लाना चाहिए, ताकि कोई भी सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है इंडिया का एक, तो वो कोई भी अगर उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी चीज़ें अगर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में चाहिए या फिर उसके बारे में चाहिए, तो वो RTI करके उसको मंगा सके। इस तरीके से फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म आ सकता है कि कितना उसका बजट रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी का और कितना उनका एक्सपेंसेस रहा है, जितनी भी रैलीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और जितने भी तरीके की पॉलिटिकल एक्सपेंसेस होते हैं या फिर कोई भी तरीके की पॉलिटिकल एक्सपेंस या कोई भी चीज़ें पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, तो उसको RTI करके वो मंगा सके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो हियर इट इज जुडिशियल पेंडेंसी। तो इंडियन कोर्ट्स में आप जान रहे होंगे अच्छे तरीके से कि काफ़ी ज़्यादा जुडिशियल पेंडेंसीज हैं, बिकॉज ऑफ कि जितने भी कोर्ट में जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, एज कंपेरिजन टू द केसेस, वो काफ़ी, उनका रेशियो काफ़ी हाई है। मीन्स कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जजेस और एडवोकेट्स के नंबर्स काफ़ी कम हैं। क्या दिखा रहे, केसेस बैकलॉग इन सुप्रीम कोर्ट हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 88,417। मीन्स ऑल टाइम हाई हो रखा है इसमें बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट में केसेस 88,417। District courts have nearly 4.6 crore pending cases and high courts and nearly 63 lakh pendencies National Judicial Data Grid। तो ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया रखा है जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सारे और पेंडेंसी ऑफ केसेस के सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मीन्स लोअर कोर्ट्स, एंड हाई कोर्ट्स में कितने पेंडिंग केसेस है, 63 लाख केस पेंडेंसी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड देन हाई कोर्ट में, एंड देन सुप्रीम कोर्ट में। रीजंस फॉर पेंडेंसी ऑफ केसेस, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो हो रहे हैं उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं। वही दिखा रहा है इनएडिक्वेट जज पॉपुलेशन रेशियो। तो जज और पॉपुलेशन का रेशियो काफ़ी इनएडिक्वेट है। इंडिया है 21 जज पर मिलियन मीन्स 10 लाख 21 पर मिलियन, यस। तो 21 जजेस हैं पर 10 मिलियन, पर 10 लाख पीपल अगेंस्ट द रिकमेंडेशन जजेस टू द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 50 जजेस पर मिलियन। 128th लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 50 जजेस होने चाहिए पर 10 लाख पे, मीन्स 1 मिलियन मीन्स 10 लाख हो गया। सो 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन पे और अभी हुए कितने, 21 जजेस पर मिलियन पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट जजेस हैं। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, इफेक्टिवनेस, होल्ड ऑन, इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये वही है NGO, ये वही NGO है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था, बिल्कुल। ADR mechanism have not been deployed effectively enough to meet the rising demand for justice। तो उसकी जो रिकमेंडेशन है और मैकेनिज्म जो है उसको डिप्लॉय नहीं किया गया है इफेक्टिवली। और नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, ग्राम न्यायालय which were proposed to handle small claims in rural areas and reduce main judiciary workload have not been effectively established in most states। तो जो ग्राम न्यायालय है वो भी इफेक्टिवली नहीं वर्क कर रहे हैं, तो इसके बारे में बता रहा है। और नेक्स्ट क्या बता रहा है, बेसिक टॉपिक है इसलिए इसको हम फॉरवर्ड करके बता दे रहे हैं, यार इस पर जोड़ नहीं दे रहे हैं।
Systematic and procedural inefficiencies. Judicial delays in India stem from multiple appeals, frequent adjournment and frivolous litigation, vague laws, weak compliances and poor case management. कोई भी केस है उसका पुअर तरीके से मैनेज किया जा रहा है और काफ़ी सिस्टमेटिक फ्रिवलस है उसमें, और लिटिगेशन भी जो किया जा रहा है उसको बिल्कुल इल मैनर्ड में कर दिया जा रहा है लिटिगेशन, और बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसीज केसेस में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो फास्ट एंड स्पीडी ट्रायल्स हैं जो अपने इंडिया में नहीं हो पा रहे हैं निचले स्तर पे। निचले स्तर पे मीन्स कि अगर जो आर्बिट्रेशन होते हैं, मीडिएशन होते हैं और कंसिलिएशन होते हैं, इस तरीके के जो नीचे वाले स्तर पे होते हैं, अगर वहाँ पे केसेस को जिस जिस लाइक कि डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, जैसे जुडिशियरी को पहले सुप्रीम कोर्ट है एंड देन हाई कोर्ट है एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एंड देन ग्राम न्यायालय और जो नीचे वाले स्तर पे है, तो वहाँ पर पहले नीचे ना जाकर ऊपर वाली कोर्ट्स में चला जा रहा है, एपेक्स कोर्ट पे ही चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पेंडेंसीज के केसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं। फ्रिवलेस लिटिगेशन, वेग लॉस, वीक कंप्लायंसेस, और कंप्लायंसेस क्या है उसके काफ़ी वीक हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, deficiencies in judicial infrastructure and technology. India's judiciary faces challenges like shortage of support, staff, lack of basic amenities in lower courts, limited technology equipment and poor adoption. तो यहाँ पर क्या-क्या फॉल्ट है यहाँ पे? Shortage of support staff मीन्स सपोर्ट स्टाफ में क्या है, काफ़ी शॉर्टेज है। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, सो बेसिक एमिनिटीज इन द लोकल लोअर कोर्ट्स मीन्स कि वहाँ पर क्रीज की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और एंड देन टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वॉशरूम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और बेटर अवेलेबिलिटी लाइक सो दैट female staffs can also work over there. Okay, लोअर कास्ट टेक्नोलॉजी के एंड पुअर डिजिटल अडॉप्शन। अगर वहाँ पे डिजिटल अडॉप्शन कर लिया जाता है कोर्ट्स में तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में कोई भी पेंडेंसी ऑफ केसेस को, बैकलॉग्स को सही किया जा सकता है। मीन्स एटलीस्ट एट द करंट सिचुएशन जिस तरीके से चल रहा है उससे बेटर किया जा सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो है। इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.1% ऑफ द जीडीपी of to judiciary compared to 2% to the defense. So 0.1% of GDP यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है किसमें, जुडिशियरी में, एज कंपेरिजन टू द 2% ऑफ द डिफेंस। मीन्स 2% डिफेंस में हो रहा है, 0.1% जीडीपी ऑफ तो किसमें यूज हो रहा है, जुडिशियरी में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक ऑफ फाइनेंशियल कंसिडरेशन, सिंस फाइनेंशियल क्या है, कंस्ट्रेंट्स तो वहाँ पर है ही। एंड देन गवर्नमेंट एज लिटिगेटर, गवर्नमेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 50% ऑफ लिटिगेशन। व्हाट डज इट मीन, लाइक गवर्नमेंट के करंटली इसमें क्या हो रहा है, लाइक सीबी हो गया, ईडीआई हो गया एंड ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये क्या कर रहे हैं, 50% लिटिगेशंस तो गवर्नमेंट की एजेंसीज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जितने भी लिटिगेशंस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल पेंडेंसीज। जितने भी जुडिशियल पेंडेंसीज हैं इनका इम्पैक्ट क्या है, पड़ रहा है एक नॉर्मल सिटीजन पे, वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है, जो जुडिशियल पेंडेंसी हो रही है इसके लिए क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। क्योंकि स्पीडी ट्रायल के लिए तो हमें एक राइट मिला हुआ है, एंड दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ही आर्टिकल 21 में, और स्पीडी ट्रायल तो हमें मिला हुआ है आर्टिकल 21 से, कि हमको स्पीडी ट्रायल का एक क्या है, राइट है। क्योंकि अगर किसी के पर्सन का अगर लाइफ और लिबर्टी पे बात आ जाती है और वहाँ पर स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता है तो आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस चीज़ में बताया हुआ है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में हेल्ड किया हुआ था, राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। होल्ड ऑन, social implications. Okay, hold on. What are the social implication of that pendency of cases? Weakening rule of law, means there is a law. तो weakening rule of law, rule of law क्या हो रहा है यहाँ पर, वीक हो रहा है। डिले इन क्रिमिनल ट्रायल्स emboldens of offenders and reduces deterrence। तो यहाँ पर जब कोई भी केसेस में पेंडेंसी हो रही है तो स्पीडी ट्रायल में काफ़ी डिले हो रहा है। तो जितने भी जान रहे हैं ऑफेंडर्स है कि ट्रायल होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक तो वो बाहर ही घूमेंगे। इसलिए क्या हो रहा है कि वीक हो रहा है रूल ऑफ लॉ, और क्रिमिनल ट्रायल्स क्या हो रहे हैं, एम्बोर्डन हो जा रहे हैं ऑफेंडर्स, एंड रिड्यूसेस डेटरेंस। डेटरेंस मीन्स क्या होता है कि क्रिमिनल्स ऑलरेडी डेटर नहीं हो रहे हैं, मीन्स कि उनको डर नहीं है किसी भी कोर्ट केसेस से, क्योंकि जान रहे हैं कोर्ट में केस जाएगा भी, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम लेगा और काफ़ी 10 साल, 12 साल, 20 साल तक, तब तक तो वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते रहेंगे बाहर। डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द पुअर, तो पुअर जो है यहाँ पर, पुअर क्लास है यहाँ पे इंडिया में, वो क्या हो रहा है, उनका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। अंडर ट्रायल प्रिजन्स अबाउट
76% ऑफ prisons in India remain incarcerated without conviction. मीन्स कि जितने भी 76% prisons हैं यहाँ पे इंडिया में, उनके अंदर जो ट्रायल हो रहा है वो विदाउट कन्विक्शन ही वो जेल में है। तो जो पुअर पर्सन है वो जेल में ही है विदाउट ट्रायल, उनका ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है। और वो 76% प्रिजन इंडिया में ऐसे ही इसी तरीके से हैं जो अंदर वहाँ पर पुअर पर्सन है और उनका कोई कन्विक्शन है ही नहीं, बस वो इसी अंदर ही है विदाउट एनी कन्विक्शन, एक्यूज्ड है वो। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड लिटिगेशन कॉस्ट, पार्टीज स्पेंड हेवली ऑन रिपीटेड हियरिंग, एडजमेंट एंड लॉयर फीस। तो जो लॉयर की फीस होती है और एडजमेंट होता है और रिपीटेड हियरिंग जो अगेन एंड अगेन हियरिंग होती है, डेट्स मिलती हैं केसेस में, उनका क्या हो रहा है कि कॉस्ट हो रहा है। जो लिटिगेशन किया है उनका क्या हो रहा है? कॉस्ट का हाई हो रहा है, क्योंकि जितनी बार केसेस जाएंगे कोर्ट में, हियरिंग होगी, तो उसके कॉस्ट जो पड़ रहे हैं एक नॉर्मल पुअर पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है उतना। यहाँ पे क्या है? स्टार्ड प्रोजेक्ट्स, लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंट क्लियरेंसेस केसेस, ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जितने भी लैंड का एक्वायर करना है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लॉक हो जा रहा है, वो केस में पेंडिंग है, और डेवलपमेंट में क्या हो जा रहा है, वो स्टॉप कर रहा है डेवलपमेंट को, वहाँ के एरिया को ब्लॉकेड बना हुआ है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट का इरोड तो हो ही रहा है यहाँ पर। सिटीजन लूज कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियरी एंड समटाइम्स रिजॉर्ट एंड टू एक्स्ट्रा लीगल मेथड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ब्लैक कोट सिंड्रोम, इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कोट सिंड्रोम किसको बोलते हैं? कि सिटीजन क्या कर रहे हैं, जुडिशियरी को वो कर दे रहे हैं, मीन्स की जुडिशियरी में भरोसा नहीं कर रहे हैं, इरोड हो गया है उनका ट्रस्ट जुडिशियरी में। और समटाइम रिजॉर्ट टू एक्स्ट्रा लीगल मेथड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई एक्स्ट्रा कोई लीगल मेथड वो यूज कर रहे हैं डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने फेवर में, और इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कोट सिंड्रोम। होल्ड ऑन, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक कोट सिंड्रोम। This is black coat syndrome. And then the delay in delivering justice has become so systematic that it can perceived as new defense, where prolonging a case become a strategic advantage for one party. और कोई पार्टी है वहां पर वो एक्यूज्ड है, ओके, एक्यूज्ड है और वो उसने गलत किया हुआ है, तो वो क्या चाहता है कि जो ट्रायल हो रहा है उसको एक डिफेंस के मैकेनिज्म की तरफ यूज किया जाए, और जो भी ट्रायल हो रहा है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लंबे तरीके से, लंबे टाइम तक वो उस केस को खींचा जाए कोर्ट में, और इस तरीके से उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी हो गया कि हम बचे भी हैं और अभी मेरा कन्विक्शन हो ही नहीं रहा है। इस तरीके से जुडिशियल पेंडेंसीज का इम्प्लीकेशन पड़ रहा है सोशली। यहाँ पर क्या है? स्कीम्स इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द केस पेंडेंसीज। जितने भी पेंडेंसी केसेस हैं उसके तरफ से, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम रहे हैं, इनिशिएटिव रहा है, उसको देखते हैं हम आगे। सो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है? नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, NMJDLR 2011, रिडक्शन ऑफ रेट्स एंड डिलेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसीजरल रिफॉर्म। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में, उसको क्या किया जाएगा? रिफॉर्म किया जाएगा, और जितने भी डिलेज हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिलेज हो रहे हैं, उनको रिड्यूस किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? दो टाइप के स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या करता है कि सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट भी करता है और वो 100% फंड भी करता है उस प्रोजेक्ट के लिए। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है कि सेंटर कुछ फंड को स्पॉन्सर करता है स्टेट में, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, किसी भी जिस प्रोजेक्ट के लिए वो स्पॉन्सर कर रहा है सेंटर, उसको स्टेट इम्प्लीमेंट करता है और सेंट्रल उसमें से कुछ पार्ट फंड करता है, लाइक 60-40% इन दिस वे। फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशियरी, तो जुडिशियरी के लिए क्या कर रहा है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशियरी, तो जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर क्या कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है स्कीम को। कोर्ट हॉल्स, रेजिडेंशियल यूनिट्स फॉर जजेस, लॉयर हॉल, टॉयलेट्स, डिजिटल फैसिलिटीज इन कोर्ट्स, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो इसको क्या कर रहा है? सेंटर क्या कर रहा है? उसको फंड कर रहा है पैसे को, इन सब चीज़ों को रिजोल्व करने के लिए, कि लॉयर का जो हॉल है, टॉयलेट्स है, डिजिटल फैसिलिटीज है कोर्ट में, और रेजिडेंशियल यूनिट है और कोर्ट हॉल्स है, इनको इम्प्रूव करने के लिए। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 1, 2, 3 कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट को क्या कर रहा है? कंप्यूटराइज कर रहा है, ई फाइलिंग कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट ISF फॉर जजेस। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रिमेंबर कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, इसको क्या कर रहा है? एक नए तरीके से मॉडर्नाइज कर रहा है कोर्ट को। कमर्शियल कोर्ट्स अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, faster disposal of commercial dispute, lowering pecuniary jurisdiction,
इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट, तो जो जिस तरीके के होते हैं यहाँ पर कोर्ट में जब केसेस होते हैं तो उसमें जो इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं उनको लोअर करने के लिए, जो फाइनेंसेस होते हैं उनको लोअर करने के लिए और केस को रिजॉल्व करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए और बिल्कुल ही मिनिमल अमाउंट जिसमें अगर पैसे खर्चे हों तो उस तरीके को फास्ट ट्रैक करने के लिए कोर्ट ने ये कमर्शियल कोर्ट अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 को लाया हुआ है, जिससे फास्टर क्या हो सके, डिस्पोजल हो सके कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जो लिटरली जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस एंड हेनियस क्रिमिनल केसेस, एग्जांपल एनआईए कोर्ट्स, पॉक्सो। होल्ड ऑन, वीडियो एक्चुअली थोड़ी लंबी हो गई थी ना तो लैग कर गया था स्क्रीन। होल्ड ऑन, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, होल्ड ऑन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को क्या किया गया है, बनाया गया है डिस्प्यूट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग, जितने भी लॉन्ग पेंडिंग केसेस हो रहे हैं और हीनियस क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं लाइक एनआईए कोर्ट्स, पॉक्सो कोर्ट्स एक्सेट्रा। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो एडीआर है उसका मैकेनिज्म यूज किया जाएगा डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए आउटसाइड द कोर्ट, एंड कोर्ट्स के क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा बर्डन और जो पेंडेंसी है कोर्ट में वो काफ़ी कम होगा, बैकलॉग्स लाइक थ्रू लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन। ये सेपरेट टॉपिक है, अगर हम चाहेंगे आप तो इसको सेपरेटली इसको कवर कर देंगे। आगे क्या है वे फॉरवर्ड, इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इसका सोल्यूशन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, ये एक NJIA को एक इंस्टीट्यूट किया गया है एज प्रपोज्ड बाय फॉर्मर CGI NV रमन्ना फॉर्मर CDI है, उन्होंने इसको प्रपोज किया हुआ है एस्टेब्लिश करने के लिए नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी 2021 में। इज नीडेड टू प्लान, क्रिएट, मैनेज एंड मेंटेन फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट। इंडियन कोर्ट्स का क्या करना चाहिए, फंक्शनल मेंटेन करने के लिए इसके फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये इस प्लान को उन्होंने प्रपोज किया है। द पोटेंट ऑफ AI इन केस मैनेजमेंट शुड बी एक्सप्लोर्ड, तो जो AI का यूजेज है उसके पोटेंशियल्स को देखना चाहिए पेंडेंसी ऑफ केसेस में और कोर्ट्स में यूज करने के लिए और एक्सप्लोर करना चाहिए उसको। Appointment ad hoc judges under Article 128 and 224A of the Constitution should be invoked to appoint experienced retired judges as ad hoc judges in Supreme Court and High Court। तो जो भी जजेस हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, बट अभी जजेस हम लोगों ने देखा हुआ था कि 21 जजेस इस समय करंटली हैं पर मिलियन सिटीजन पे, और रिक्वायर्ड कितने हैं, 50 अराउंड 50 जजेस पर मिलियन पे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जजेस की क्या है, यहाँ पर संख्या कम है, तो इसीलिए एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, इसका अंडर आर्टिकल 128 एंड अंडर आर्टिकल 224A फॉर द हाई कोर्ट्स। सेटिंग टारगेट्स एंड टाइमलाइंस, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स शुड सेट एनुअल टारगेट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ कोर्ट केसेस एंड कंडक्ट बाई मंथली क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। तो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको क्या करना चाहिए, एक टारगेट सेट करना चाहिए कि इतने टाइम में इतने केसेस को हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज मीन्स कि उनको क्लियर करेंगे और विथ अकाउंटेबिलिटी, उनका अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। इस तरीके से नहीं उनको केस को डिस्पोज कर देना है कि जिसका कोई वैलिडेशन ही ना रहे, बस ऐसे ही विदाउट कन्विक्शन और ट्रायल के ही डिस्पोज कर दिया जाए, इस तरीके से नहीं, विथ क्वालिटेटिव डिस्पोजल। और नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग एडजर्नमेंट, जो एडजर्नमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करना है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग एडजर्नमेंट ऑन फ्लेम्सी और टेक्निकल ग्राउंड्स विच वेस्ट सिग्निफिकेंट जुडिशियल टाइम शुड बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। तो जो कोर्ट में होते हैं केसेस की उनको एडजर्न कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, एंड देन नेक्स्ट हियरिंग होती है, एंड देन फिर एडजर्नमेंट होता है, तो फिर इस तरीके से क्या होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। एंड देन रिफॉर्मिंग लिटिगेशन प्रैक्टिसेस, reduce government litigation, draft clear laws, ensure timely compliances and frivolous cases। ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि जो लिटिगेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का क्या होगा, गवर्नमेंट का लिटिगेशन कम हो जो एजेंसीज के थ्रू हो रहा है, लाइक CBI हो गया, ED हो गया, पुलिस हो गया। इस तरीके से जो यूनियन टेरिटरीज की पुलिस है उनका, जो भी गवर्नमेंट के अंडर एजेंसीज आती हैं उनके लिटिगेशंस को रिड्यूस करना चाहिए। प्रायोरिटाइजिंग ADR मैकेनिज्म, ADR मैकेनिज्म को करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि ADR जो होता है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि जो निचले स्तर पे आर्बिट्रेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं के थ्रू ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को डिस्पोज कर देना चाहिए, ताकि वो ऊपर तक जाए ही ना। इन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सारे केसेस जाएं, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इफ पॉसिबल उसको नीचे वाले स्तर पे ही क्लियर कर देना चाहिए। एक्सपेंड क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड ADR एंड प्रमोट लोकल रिजोल्यूशन, जो लिखा हुआ है ना कि लोकली इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए और रिड्यूस अननेसेसरी लिटिगेशन।
ये जो छोटे-छोटे केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो ना जाए अननेसेसरी लिटिगेशन। द लीगल सर्विस अथॉरिटीज शुड अंडरटेक प्री लिटिगेशन मीडिएशन ऑन अ लार्ज स्केल टू रेगुलेट द नंबर ऑफ न्यू केसेस बीइंग फाइल्ड। ये क्या करना चाहिए, प्री लिटिगेशन को मीडिएट करना चाहिए। जो लिटिगेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है, उनको पहले क्या करना चाहिए, लिटिगेशन से पहले ही उनको मीडिएट करना चाहिए लोकली, लाइक एडीआर मैकेनिज्म के थ्रू। देख सकते हैं हम यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन, एक नया कमीशन बनाया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसका देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, द नेशनल मेडिकल कमीशन रिसेंटली कंप्लीटेड 5 ईयर्स। तो ये क्या है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसने रिसेंटली 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, इसलिए ये करंटली न्यूज़ में है। अबाउट द नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन का रिगार्डिंग क्या है कि ये एस्टेब्लिशमेंट कैसा हुआ है, ये एक स्टेटरी बॉडी है अंडर द कोई किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, सो दैट इज कॉल्ड स्टेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन 25th of September 2020। तो 25 सितंबर 2020 को ये केम इनटू फोर्स आया हुआ है, मतलब मीन्स की इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये आ चुका है लॉ में, और इसके 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो ये एग्जाम में आने की प्रायोरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, लाइक प्रीलिम्स में आ सकते हैं इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह। बोर्ड ऑफ गवर्नर रिप्लेस्ड, व्हाट इज इट रिप्लेस्ड, मीन्स कि पहले था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस करके अब नेशनल मेडिकल कमीशन आ दिया गया। एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर वाज डिसॉल्व, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसमें क्या थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर थे, उसको क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। आगे देखते हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसको क्या किया गया है, कंसिस्ट कर दिया गया है किसके द्वारा, मीन्स की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसिस्ट किया गया है। उसमें कौन कौन मेंबर हैं, एक चेयरपर्सन रहेंगे और 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे और 22 पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों, बट हाँ ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड रहेंगे अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, फिर भी एक बार देख लिया हम लोगों ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इश्यूज विद द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। तो यहाँ पे एनएमसी का इश्यूज क्या है, गवर्नेंस गैप, वीक अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू बॉडी डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स। तो ये जो बॉडी है नेशनल एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो डोमिनेट कर किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ही जो इसके मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, अल्टीमेटली वो वही रहते हैं। इट लैक्स पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सोशल साइंटिस्ट एंड सिटीजन वॉइसेस। ये तीनों क्या कर रहा है, ये तीनों चीज़ें नहीं है यहाँ पर उस मेंबर में, तो ये क्या कर रहा है, ये लैक कर रहा है। एनएमसी ऑल्सो अलाउज अपील्स ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सिस्टमेटिकली रिजेक्टिंग पेशेंट्स कंप्लेंट्स डिस्पाइट नो लीगल बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी होल्ड ऑन, एनएमसी क्या है, अलाउ करता है अपील, सिर्फ किसको अपील करता है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और सिस्टमेटिकली क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर दे रहा है पेशेंट्स के कंप्लेंट को, डिस्पाइट नो लीगल बार होने के बावजूद भी वो एक्सपेल कर दे रहा है उनको, लीगली सिस्टमेटिकली रिजेक्ट कर दे रहा है। फ्री रेगुलेशन कंट्रोल्स फीस फॉर ओनली 50% ऑफ प्राइवेट सीट्स, अदर रिमेन प्रोन टू एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस एक्सक्लूडिंग पुअर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि फीस को कंट्रोल कर रहा है, ओनली 50% ऑफ द प्राइवेट सीट, जितने प्राइवेट सीट हैं उनके सिर्फ 50% को सीट को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बाकी अदर्स जो हैं वो एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग पुअर स्टूडेंट्स को छोड़कर वहाँ पर। एथिक्स ओवरसाइट, मिसकंडक्ट केसेस हैंडल्ड विदाउट जुडिशियल एक्सपर्टीज और टाइमलाइंस। वहाँ पर जब जुडिशियरी को कोई मेंबर है नहीं, तो जो भी मिसकंडक्ट वाले केसेस हो रहे हैं उनको विदाउट जुडिशियल एक्सपर्टीज को क्या किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है। ये किस क्या हो रहा है, रेजिंग केसेस ऑफ इम्पार्शियलिटी, भेदभाव का यहाँ पर केस हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर, द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल ऑफ द practicing doctor in the NMR has been very slow, leading to the concern about unqualified individuals practicing medicine। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर में क्या है, जो अपडेट करने की प्रक्रिया है क्रेडेंशियल्स को, क्रेडेंशियल फॉर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जो भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनको रजिस्टर किया, उनका क्रेडेंशियल को कहाँ अपडेट किया जा रहा है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में। वो भी क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें कंसर्न क्या हो रहा है कि अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स जो हैं, जो मेडिकल मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कंक्लूजन यहाँ पर देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, इसलिए हम लोगों ने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ाया हुआ है।
While the NMC mark a step towards modernizing the medical governance in India, addressing concern of accessibility, ethical oversight, and inclusivity remains vital to build a transparent, accountable, and globally competitive healthcare system. तो ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स, तो यहाँ पर मेन तो न्यूज़ खत्म हो गए हैं जितने भी थे करंट अफेयर्स के, पॉलिटी सेक्शंस के। अब बस ये छोटे-छोटे जो न्यूज़ हैं वो शॉर्ट में वो उनको कवर कर देते हैं जल्दी से। इंडिया एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पर फ्रांस में क्या हो रहा है अभी, एक्सपेल कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी और प्रेसिडेंट के ऊपर भी वहाँ पे एलिगेशंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनको एक्सपेल कर दिया गया है। तो इसलिए वो करंटली क्या है, न्यूज़ में बना हुआ है। रिसेंटली द फ्रेंच पार्लियामेंट वोटेड टू रिमूव द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को वहाँ पर रिमूव करने का वहाँ पे पब्लिक ने क्या कर दिया है, हाँ, रिमूव मतलब फ्रेंच पार्लियामेंट ने, सॉरी, तो फ्रेंच पार्लियामेंट ने क्या किया है कि रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को एक मोशन लाया गया है। जैसे इंडिया में मोशन होता है रिमूव करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वैसे ही वहाँ पर उनके अगेंस्ट में वोट कर दिया गया है गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या देखना है हम लोगों को, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम की, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम और फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। सिमिलरिटीज़ की, वहाँ पर सिमिलरिटीज़ क्या है इंडिया और फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में। होल्ड ऑन। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का भी है और फ्रांस का भी है। और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वहाँ के इलेक्टेड होते हैं और यहाँ के भी इलेक्टेड होते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लाइक राज्यसभा है एंड लोकसभा इंडिया में है, तो उस तरीके से फ्रांस में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप समझ ही रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक है फ्रांस भी और इंडिया भी। एम्फेसाइजिंग लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये ट्रायो जो है ये कहाँ से आया हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, हाँ, फिर एस्पेक्ट्स क्या हैं, इंडिया के एस्पेक्ट्स क्या हैं और फ्रांस के एस्पेक्ट्स क्या हैं। होल्ड ऑन। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, एस्पेक्ट्स देख रहे थे इंडिया और फ्रांस के सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल कैसा है, पार्लियामेंट्री है, रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लार्जली सेरेमोनियल। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या है इंडिया में, सेरेमोनियल है, जो कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं होती हैं। फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल है विद डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव वहाँ पे इन एसेंस व्हाट डज इट मीन, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक डायरेक्टली। यस, होल्ड ऑन। So, what are the procedures to elect the president in India? Indirect election, we all know that president को elect करने के लिए क्या होता है, indirect election होता है, उसका collegium क्या होता है, आप राइट डाउन करिएगा कमेंट में कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ड्रॉप डाउन करिएगा। बाई इलेक्टोरल कॉलेज यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पर होता है कि जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दिया जाता है और नीचे से रिमूव कर दिया जाता है, जिनका सबसे कम वोट होता है उनको वहाँ से हटाया जाता है और नीचे के वोट्स को ऊपर वाले में ऐड कर दिया जाता है। और फ्रांस में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो फ्रांस में क्या होता है, होल्ड ऑन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एस्पिरेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही थी तो उसको बनाने के लिए। होल्ड ऑन। तो यहाँ पर क्या है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इंडिया में होता है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। ओके, तो चूजिंग एंड रिमूविंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ, तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड मस्ट रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, रिटेन करना होगा, तभी जाकर वो रहेंगे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पे। और फ्रेंच में क्या होता है कि द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट मस्ट कीप असेंबली को के कॉन्फिडेंस को उनको रिटेन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ पे, कहाँ पे, फ्रांस में, सॉरी। और फेडरल डिज़ाइन क्या है, क्वाज़ी फेडरल है और वहाँ का क्या है, यूनिटरी है। तो इंडिया का क्वाज़ी क्यों है, क्योंकि देखिए सेंटर का तो एक अलग हो गया इलेक्शन एंड देन स्टेट का अलग हो जाता है, ब्लेंड्स फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। तो एक यूनिटरी फीचर्स कैसे हो गया कि सेंटर ने क्या किया गया है कि हर एक स्टेट में अपॉइंट किया है गवर्नर्स को, तो चेकआउट करने के लिए और देखने के लिए कि स्टेट में सब कुछ सही है या फिर नहीं है। मीन्स कि एक सेंटर का एक स्पाई होता है गवर्नर, जो स्टेट को चेक थ्रू किया रहता है, और स्टेट का एक पर्सनल चीफ मिनिस्टर तो होता ही है।
तो ये क्या हो गया, फेडरल फीचर हो गया, एक चीफ मिनिस्टर हो गया जो स्टेट का हो गया और एक सेंटर का हो गया गवर्नर। तो ये क्या हो गया, एक यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। और यहाँ पर फ्रांस में क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी विथ लोकल गवर्नमेंट्स एज सेंट्रल एजेंट्स। तो जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी सेंटर के ही, जो सेंट्रल के गवर्नमेंट होती है उनके ही ऑथराइजेशन होती है और सेंटर के एजेंट्स भेजे जाते हैं स्टेट्स में, मीन्स लोकल गवर्नमेंट में भी। अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का क्या अप्रोच है इंडिया में, पॉजिटिव अप्रोच है। तो स्टेट क्या करता है, मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी को बट कैन इंटरवीन, मतलब स्टेट क्या करता है कि सेक्युलरिज्म के एस्पेक्ट में न्यूट्रलिटी रहता है, न्यूट्रल बिहेवियर करता है, बट वो इंटरवीन भी कर सकता है किसी भी तरीके के रिफॉर्म को लाने के लिए, पॉजिटिव रिफॉर्म लाने के लिए, लाइक एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए एक स्टेट तो इंटरवीन कर ही सकता है, इवन इफ इट इज रिलेटेड विथ रिलीजन। फ्रांस में क्या है, लेसाइट, फ्रेंच लेसाइट इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। तो फ्रांस में क्या है कि स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है और बैन्स ऑन कंस्पिशियस सिंबल, तो किसी भी तरीके के रिलीजियस सिंबल को बैन कर दिया गया है वहाँ पर जो कि इन्वॉल्व रहे हैं इससे, स्टेट से। यही ना किया गया है कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। तो विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी के प्रीलिम्स में एज वेल एज इन मेंस में आप कोट कर सकते हैं, बट ये प्रीलिम्स से काफी हाई प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक को आने में। क्या है यहाँ पर, डिक्लेरेशन अब अडॉप्टेड एट द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कॉल्ड फॉर अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू स्ट्रेंथन द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन आया हुआ है विथ डिजिटल कॉम्पिटेंसीज एंड एजाइल डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। मीन्स कि जिस तरीके से हमारे ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स वर्क कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया गया है कि डिजिटल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, डिजिटल चीज़ों को यूज करना चाहिए और एजाइल एंड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। मीन्स कि हर एक चीज़ों को डेटा के फॉर्मेट में अगर सेग्रीगेट करके रखा जाएगा तो उस फ्रेमवर्क को ड्राइव करने के लिए, मीन्स कि सारी चीज़ों को डेटा के थ्रू फॉर्मेट में रखा जाएगा, तो किसी भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर डेटा को थ्रू किया जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा और काफ़ी मीन्स कि प्रैक्टिकल होगा वो, तो उसका ग्राउंड पे वर्क काफ़ी अच्छा होगा, मीन्स कि ग्राउंड पे वो प्रैक्टिकली दिखता हुआ दिखेगा, मीन्स कि इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। की प्रपोजल क्या है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन का, नेशनल विजन है ये, इंक्लूसिव है, मीन्स कि रूरल एज वेल एज अर्बन, सिटीजन सेंट्रिक है कि सिटीजन यहाँ पर क्या रहेंगे, सेंटर पे रहेंगे, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, गवर्नेंस को क्या करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जब कंप्यूटराइज हो जाएगा सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ ही जाता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, गवर्नेंस को क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी से ड्रिवन किया जाएगा, मीन्स टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व किया जाएगा, लाइक अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, इंटरनेट ऑफ थिंग, डेटा एनालिटिक्स टू डिलीवर multilingual real-time and sector-specific citizen services, emphasizing the need for ethical and transparent adoption। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट अडॉप्शन के लिए डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें क्या क्या अडॉप्ट किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर दिखाया गया है और मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आईओटी एंड डेटा एनालिटिक्स। इसका एग्जांपल क्या है, डिजिटल इंडिया भाषिनी, डीजी यात्रा, डेड्रेस V2 एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल्स। जो कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हैं तो उसको क्या किया जा रहा है कि रेप्लिकेट किया जा रहा है सेंटर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि जो छोटे छोटे जगह पे जो पायलट प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए गए हैं तो वहाँ पर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो उसको उससे इंस्पिरेशन लेकर सेंट्रल में इसको क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्किलिंग द मॉडल लाइक, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, संपदा 2.0 जो मध्य प्रदेश में किया गया है, ई खाता बेंगलुरु से, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र से, ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम डैम्स बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो इम्प्लीमेंट किया है ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि कोई भी पॉलिसी है उसको इंक्लूसिवली डेवलप करने के लिए और ग्रास रूट लेवल पर डेवलप करने के लिए क्या है, जियोग्राफिकल आउटरीच टू रीजन विद कनेक्टिविटी चैलेंजेस लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख। तो जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है वहाँ पे क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, और लद्दाख का जो है वो काफ़ी, वो भी डिफिकल्ट टेरेन भी है एज वेल एज वो क्या है कि टेररिस्ट एजाइल है, टेररिस्ट फ्रेजाइल जोन है। तो यहाँ पर इसलिए भी वहाँ इन सब जगहों पे जो जहाँ पे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा हार्श है तो वहाँ पे आउटरीच करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, NESTA नेस्टा फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पर। नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ सक्सेसफुल पंचायत डिजिटल मॉडल लॉन्चिंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स टारगेटिंग वुमेन, यूथ एंड एटसेट्रा।
वुमेन, यूथ एटसेट्रा, मीन्स कि जिसका पार्टिसिपेशन क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका अच्छे से आ सकता है उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसके लिए, और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए ये किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, फोकस ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी एंड एआई इनेबल्ड मॉनिटरिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट डिफरेंस एंड ट्रांसपोर्ट डिफेंस एंड सिटीजन सर्विसेज प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस को। साइबर सिक्योरिटी और रेजिलियंट बना दिया गया है इन सब सेक्टर्स को, ट्रांसपोर्ट डिफेंस एंड सिटीजन सर्विसेज प्लेटफॉर्म को। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या गया है, नेशनल एग्री स्टैक फॉर बेटर एक्सेस टू क्रेडिट एडवाइजरीज एंड मार्केट्स। तो क्रेडिट को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए रूरल बैकग्राउंड में एडवाइजेज मिलने के लिए रूरल सिटीजन्स को, और वहाँ के मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, नेशनल एग्री स्टैक को। एंड अदर कोलैबोरेशन क्या है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन कराएंगे तो उससे क्या होगा कि स्केल कर सकता है कोई भी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। और रीजनल हब डेवलपमेंट, एग्जांपल विशाखापट्टनम एज आईटी एंड इनोवेशन हब। तो विशाखापट्टनम जो यहाँ पर है उसको किस तरीके से इनोवेशन हब और एक आईटी का हब बनाया जा रहा है विशाखापट्टनम को, इससे कोलैबोरेट करके, गवर्नमेंट का इंडस्ट्री से कोलैब करके, ताकि कोई भी बिजनेस है उसको एक्सपेंड किया जा सके, स्केल किया जा सके। एक छोटी सी न्यूज़ है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई मिनिस्टर अपॉइंटेड इन अल्बानिया। तो अल्बानिया में क्या किया गया, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट क्या किया गया है, एक एआई मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, उसका नाम क्या है, डिएला जो भी है। तो इसको आप एज ए प्रीलिम्स के लिए लर्न कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए सीधा सीधा फैक्ट है। एंड एआई जनरेटेड बॉट विद वैलिडेशन अवार्ड और पब्लिक टेंडर फॉर, इसको सबसे मेन इसका काम क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को ये इम्प्लीमेंट करेगा, एम्स टू एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइज करप्शन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, जल्दी से फिनिश करते हैं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जम्पशन ऑर्डर 2025। तो जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स का एग्जम्पशन ऑर्डर है 2025 में आया हुआ है, इसका क्या है, यूनियन ऑफ होम मिनिस्टर नोटिफाइड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जम्पशन ऑर्डर 2025 अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। यहाँ पर कुछ इंप्लीमेंट किया गया है, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, किस चीज़ के लिए, इमिग्रेशन एंड वीज़ा एंड पासपोर्ट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, उसका हम देख लेते हैं आगे क्या है। की हाइलाइट्स ऑफ द ऑर्डर, तो इस ऑर्डर के हाइलाइट्स क्या है, एग्जम्पशन ऑफ पासपोर्ट वीज़ा फॉर, मतलब जो पासपोर्ट और वीज़ा है उसका एग्जम्पशन मिलेगा किन किन लोगों को, कुछ स्पेशल लोगों को, लाइक इंडियन आर्म फोर्सेस को जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। इंडियन, नेपाली, भूटानी सिटीजन को कुछ स्पेसिफाइड बॉर्डर पे हैं जो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तिब्बतन विद वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड स्पेशल परमिट्स स्पेसिफिक रिलीजन के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये सब कुछ है बस एक्सेप्ट मुस्लिम्स। होल्ड ऑन। और बांग्लादेश पाकिस्तान हु एंटर्ड दिसंबर 31 2024 इवन विथ वैलिड इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से एंटर किए गए हैं बिफोर अप टिल 31 दिसंबर 2024 तक जो एंटर किए गए हैं, वो जिनके पास इनवैलिड डॉक्यूमेंट भी है उनको क्या दिया जाएगा, स्पेसिफिक रिलीजन, अगर इस रिलीजन के है तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नेशनल हु टुक शेल्टर बाय 9 जनवरी 2015 तक अगर कोई रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नेशनल है तो उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वीज़ा में एग्जाम्पशन क्या है, फॉरेनर्स होल्डिंग डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट्स वर वेव बाय एग्रीमेंट। अगर किसी एग्रीमेंट के द्वारा उनको वेव ऑफ कर दिया गया है तो फॉरेनर्स जो है वो जो डिप्लोमेटिक हैं और ऑफिशियल पासपोर्ट हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मीन्स वीज़ा का एग्जाम्पशन दिया जाएगा, तो वो रह सकते हैं यहाँ पर, उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोज एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल, जो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल है उनको तो मिलेगा ही। सर्टेन फॉरेन मिलिट्री पर्सनल विजिटिंग ऑन नेवल वारशिप, तो नेवल वारशिप के लिए जैसे कि इंडिया से किसी और कंट्री का वो होता है, एक्सरसाइज होता है, तो उसके लिए जो पर्सनल्स आए रहते हैं मिलिट्री पर्सनल्स, उनको भी वीज़ा में एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी आईआर पे। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, एंड जो जो चीज़ें हैं इसमें बीच बीच में अगर कुछ हुआ है तो फिर उसको आप बताइए क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियोज़ में। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। 59 मिनट्स की वीडियो हो गए हैं, थैंक यू।